तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्पीयरमैन ने बोला था कि जनरल फैक्टर होता है और एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है। और जनरल फैक्टर का मतलब हमारी जितनी भी अलग-अलग एबिलिटीज़ होती हैं, उन सब में कुछ ना कुछ जनरल होता है जिनको इन्होंने नाम दे दिया था जी। और वो बहुत ज़रूरी है होना हमारे अंदर ताकि हम बाकी सारी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो इन्होंने जनरल फैक्टर के ऊपर, जी फैक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। और हमने ये भी पढ़ा था कि इन्होंने फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया था सबसे बेटर तरीके से, जिसके बाद उसी चीज़ का यूज़ करके बाकी थ्योरीज़ भी बनी थी। तो इन्होंने एक तरीके से प्रोटोटाइप सेट कर दिया था कि किस तरीके से फैक्टर एनालिसिस का यूज़ करके हम इंटेलिजेंस के ऊपर थ्योरीज़ बना सकते हैं। फिर उसके बाद इसके क्रिटिकल अप्रेजल हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी में पढ़ा था कि थॉर्नडाइक ने बोला था कि ये जो जनरल फैक्टर की बात कर रहे हैं, ये जनरल फैक्टर मेंटल एबिलिटीज़ में नहीं होता है। ये जनरल फैक्टर वो टेस्ट पेपर जो हम यूज़ करते हैं, जो टेस्ट हम यूज़ करते हैं, उनमें होता है। तो इन्होंने थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्ट किया था जनरल फैक्टर वाली बात को। उसके बाद नेक्स्ट आती है थॉमसन की थ्योरी। थॉमसन की थ्योरी में भी एक ये बात जो बोल रहे हैं, एक तो ये कह रहे हैं कि जनरल फैक्टर जो है, वो थोड़ा-सा डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि स्पीयरमैन की थ्योरी में हमें दिख रहा था कि वो एक-दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। यहाँ पे वो इंटरडिपेंडेंट वाली बात को मना कर रहे हैं थॉमसन। थॉमसन ये कह रहे हैं कि ही आर्ग्यूड दैट द इंटर कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट आर एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ कॉमन सैम्पलिंग्स ऑफ इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। तो ये बोल रहे हैं कि कॉमन सैम्पलिंग्स हैं। सैम्पलिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे आप सपोज कोई एक पर्टिकुलर किसी का इंटेलिजेंस टेस्ट ले रहे हो और उसमें आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो उसकी अलग-अलग हर तरह की एबिलिटीज को चेक करने के लिए है। अब जैसे अगर उसकी वर्बल एबिलिटी चेक करनी है तो आपने उसके लिए 2-3 क्वेश्चंस अपने टेस्ट में डाले हुए हैं। फिर अगर मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट करनी है तो 3-4 क्वेश्चंस उसके डाले हुए हैं। तो उसको ये बोल रहे हैं सैम्पलिंग। तो ये कह रहे हैं कि जो भी हम टेस्ट बनाते हैं, जो भी टेस्ट पेपर होते हैं, चाहे वो आपके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं या कोई भी टेस्ट होते हैं, उनमें आपकी हर एक एबिलिटी से लेके कुछ-कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं और वो जो 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं के बेस पे आपकी उस एबिलिटी को जज किया जाता है। अब जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में या आपके एंट्रेंस एग्जाम में अगर 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, 5 आपके हिंदी के आ रहे हैं, इस टाइप से अगर क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब वो सैंपल क्वेश्चंस के थ्रू आपकी पूरी एबिलिटी को जज कर रहे हैं कि आपकी पूरी एबिलिटी उस लैंग्वेज में कैसी है, आपकी रीजनिंग की पूरी एबिलिटी कैसी है। तो वो 5-5 क्वेश्चंस के थ्रू आपकी पूरी एबिलिटी को जज करना चाहते हैं। तो इसी को इन्होंने वर्ड दिया है सैंपलिंग। जैसे सैंपल होता है, सैंपल में क्या होता है कि आप पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोगों के ऊपर टेस्टिंग करते हो। अब यहाँ ये कह रहे हैं जो हम क्वेश्चंस उसमें डालते हैं टेस्ट में या जो भी हम उसमें पूछते हैं, वो भी एक तरह की सैंपलिंग है। और वो सैंपलिंग किस चीज़ की जाती है? हमारी मेंटल एबिलिटीज़ की सैंपलिंग करी जाती है और उसके थ्रू हम पूरी एक एबिलिटी को जज कर सकते हैं किसी भी पर्सन की। और ये भी कहते हैं साथ में कि ये इंडिपेंडेंट है सैंपल्स जो हैं, मतलब जो हमारी अलग-अलग एबिलिटीज़ हैं, हमारी वर्बल एबिलिटीज़ हो गई या हमारी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ हो गई या रीजनिंग एबिलिटीज़ हो गई, ये एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है सारी। तो ये इंडिपेंडेंट होने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि स्पीयरमैन इनको आपस में इस तरीके से डिपेंडेंट बोलते थे और उन्हें बोलते थे कि बीच में एक कॉमन चीज़ आएगी जिसको जी फैक्टर बोलते हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एज सच इफ द टेस्ट इनकॉर्पोरेट मेनी ऑफ दीज इंडिपेंडेंट फैक्टर्स इन कॉमन, तो बोलते हैं टेस्ट के अंदर हम यही सारे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स डालते हैं। द टेस्ट आर ऑल मेजरिंग सम ऑफ द फैक्टर्स, दे विल बी हाईली इंटरकोरिलेटेड एंड इट विल अपीयर दैट दे आर मेजरिंग वन जनरल जी फैक्टर। तो ये कह रहे हैं कि जो टेस्ट है ना, उनमें हम ये सारी फैक्टर्स को जज करने के लिए क्वेश्चन डाल देते हैं और वो क्वेश्चन जो है इन्हीं फैक्टर्स को जज करते हैं जो आपस में इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर सपोज आपकी वर्बल वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे, मतलब आपके टेस्ट में जैसे मैंने बोला कि 5-6 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक आपका हिस्सा होगा जिसमें वर्बल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। उसमें आपके 4-5 क्वेश्चंस होंगे अलग-अलग वर्बल एबिलिटी को लेके। फिर आपका एक पार्ट होगा जिसमें रीजनिंग को लेके क्वेश्चंस हैं। तो उसमें से 4-5 क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग को लेके। तो ये कह रहे हैं जो वर्बल वाला पार्ट है जैसे उसमें जो क्वेश्चंस हैं, वो इंटर कोरिलेटेड है आपस में। बेशक ये रीजनिंग और वर्बल एबिलिटीज आपस में कोई इनका रिलेशन नहीं है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर सैंपल के अंदर है, वर्बल के अंदर है, वो आपस में इंटर कोरिलेटेड है। ऐसे ही रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चंस है वो आपस में इंटर कोरिलेटेड है। तो इस चीज की बात कर रहे हैं कि जो उसमें फैक्टर्स हम कर रहे हैं अलग-अलग मेजर्स, वो आपस में इंटर कोरिलेटेड है। तो उनके बीच में आपस में जनरल फैक्टर हो सकता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वर्बल में, रीजनिंग में, मैथमेटिकल में, उन सब में कोई जनरल फैक्टर है, पर हम ये कह सकते हैं कि मैथमेटिकल के अंदर जो बाकी कंपोनेंट है उसमें एक जनरल फैक्टर आ सकता है। तो यहाँ पे ये इस बारे में बात कर रहे हैं। Thomson has accordingly proposed a sampling theory which maintains that every test samples a certain range of elementary abilities. इन एबिलिटीज को इन्होंने ना एलिमेंट्री एबिलिटीज बोला है, जो मैं आपको मैथमेटिकल और वर्बल की बात कर रही हूँ या रीजनिंग एबिलिटीज की बात कर रही हूँ, लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, उनको इन्होंने एलिमेंट्री एबिलिटीज बोला है। और ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें हम बहुत वाइड रेंज में चेक करते हैं इन सब चीजों को। अब जैसे वर्बल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटीज की बात ले लो, जहां पे आपकी वो वाइड रेंज में चेक करेंगे तो वहां पे उससे रिलेटेड आपको एसेज लिखने के लिए आएंगे या ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे जिसमें आपकी बहुत ज्यादा वर्बल एबिलिटी चेक करी जाएगी, लैंग्वेज एबिलिटी। और अगर नैरो है, नैरो रेंज के हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जिससे ज्यादा से छोटी छोटी ग्रामर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस टाइप से कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर भी हम पे डिपेंड करता है कि हम उस एबिलिटी को वाइड रेंज में चेक करना चाहते हैं कि नैरो रेंज में। So the degree of correlation between any two tests depend upon the number of units of abilities they have in common. तो इस तरीके से टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें कौन सी एबिलिटीज को चेक करना चाहते हैं। So, according to Thomson, abilities combine in such a way that their correlation approach Spearman hierarchical order. Thomson believed that in a journal ability like Spearman G, but according to whom it was not a basic entity, it was rather a constant combination of ability elements. तो यहाँ पे क्या फर्क है स्पीयरमैन की थ्योरी और थॉमसन की थ्योरी में? स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग हमारी जितनी भी एबिलिटीज हैं
जैसे अगर हमारी लैंग्वेज एबिलिटी हो गई या हमारी मैथमेटिकल स्किल्स हो गए या हमारे रीजनिंग स्किल्स हो गए और कोई चीज़ हो गई, स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग उन सब में एक जी फैक्टर होना ज़रूरी है, कॉमन फैक्टर सब में होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम वो सारे काम कर पाते हैं। थॉमसन के अकॉर्डिंग ये सारे अलग-अलग हैं, इनका आपस में कुछ भी कॉमन होना ज़रूरी नहीं है। लैंग्वेज एबिलिटी अलग है, रीजनिंग अलग है, मैथमेटिकल अलग है और इनके अंदर जो फैक्टर्स हैं लैंग्वेज के अंदर वो आपस में इंटर कोरिलेटेड है। तो थॉमसन इस तरीके से बोलते हैं और ये बोल रहे हैं हम जो भी क्वेश्चन टेस्ट में पूछते हैं वो इन्हीं एबिलिटीज को चेक करने के लिए होते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस और यही थोड़ा सा वो है क्रिटिक है इस चीज का, स्पीयरमैन की थ्योरी का। फिर आते हैं थर्स्टन की थ्योरी पे। थर्स्टन ऑफर अ न्यू फैक्टर मॉडल इन द 1930s। तो 1930s में इन्होंने नया एक फैक्टर मॉडल ऑफर किया था यूजिंग इंप्रूव टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो इन्होंने भी अगेन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को थोड़ा और इंप्रूव करके उसको यूज किया था टू कम वास्टली डिफरेंट कंक्लूजन्स फ्रॉम स्पीयरमैन। Thurston generalized Spearman's methods and formulas, translated them into matrix algebra, and carried out large-scale studies using as many as 57 tests on one group of subjects. तो थर्स्टन ने क्या किया था, दोबारा से टेस्टिंग की थी, बहुत सारी 57 टेस्ट लिए थे एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर। On the basis of these studies, he concluded that instead of Spearman G factor, 7 primary abilities fit the data much better. अब इन्होंने क्या बोला कि G factor की जगह पे, G factor कुछ नहीं है, उसकी जगह पे 7 primary abilities होती हैं सबके अंदर। ये थर्स्टन की थ्योरी थी 7 primary mental abilities की। और वो कौन सी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थी वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। तो उसमें थी जैसे कि वर्बल कॉम्प्रीहेंशन की इन्होंने बात की थी, वर्ड फ्लुएंसी की बात की थी, जो लोग वर्ड्स का फ्लुएंटली यूज कर लेते हैं, डिफरेंट वोकैबुलरी का, नंबर फैसिलिटी की बात की थी, नंबर्स का जो वो होता है मैथमेटिकल, स्पेशियल विजुअलाइजेशन की बात की थी जिसको हम स्पेशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, 3D इमेजेस को इमेजिन कर पाना, कॉग्निटिव मैप्स बना पाना, मेमोरी के बारे में बात की थी इन्होंने। फिर परसेप्चुअल स्पीड के बारे में बात की थी। परसेप्चुअल स्पीड मतलब जैसे आप कोई चीज समझने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसको कितना जल्दी समझ पा रहे हो, कितनी जल्दी परसीव कर पा रहे हो। परसेप्चुअल और रीजनिंग के बारे में बात की थी। तो ये उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बोली थी कि जी फैक्टर नहीं है, उल्टा 7 चीजों में डिवाइडेड है हमारी इंटेलिजेंस। तो ये थी दिस इज कॉल्ड थर्स्टन्स 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, इनको बोलते हैं 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। सो थर्स्टन लेटर ऑन रिकॉग्नाइज द फोर्स ऑफ दीज पॉइंट्स एंड इनकॉर्पोरेटेड देम इन सब्स्टिट्यूट। बाद में इन्होंने फिर थ्योरी बनाई थी अपनी जिसको हम थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बोलते हैं। तो वहां पे उन्होंने फिर इसी थ्योरी के बारे में आगे और एक्सप्लेनेशन दी है थर्स्टन ने। अब इसमें ना आइजैक ने कुछ चीजें बोली थी गलत थी इनकी, जो इन्होंने टेस्ट लिया था। एक चीज बोल रहे थे आइजैक के, जो थर्स्टन ने टेस्ट लिया था वो सिर्फ स्टूडेंट्स का लिया था, उसमें इन्होंने एडल्ट्स को इंक्लूड नहीं किया था। तो ये इनका जो सैंपल था वो बहुत ही छोटा था, एक रैंडम सैम्पलिंग करी थी लेकिन उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स ही थे, एडल्ट्स वगैरह एज ग्रुप्स नहीं थे अलग अलग। दूसरी चीजें कह रहे हैं कि जैसे कि स्पीयरमैन चाहते थे कि जब भी हम कोई टेस्ट लें उसमें ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन की, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए ताकि अलग अलग एबिलिटीज को देख सकें। लेकिन जो थर्स्टन ने टेस्ट लिए थे वो बहुत ज्यादा सिमिलर टेस्ट थे, उनमें सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा थी, ऑफन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थे। तो इसलिए यहाँ पे आइजैक बोलते हैं कि ये इनकी जो फाइंडिंग है उससे ये स्पीयरमैन के हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मतलब जितना भी क्रिटिकली अप्रेजल हुआ था इसका, जितना भी क्रिटिकली देखा गया, लेकिन स्पीयरमैन की थ्योरी को बहुत ज्यादा तब भी जो है वो रिकॉग्निशन मिलती रही थी। तो ये आपके आगे ये क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। फिर हम चलते हैं दास, नेग्लेरी एंड कर्बी की पास्ट थ्योरी पे। और जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि जो स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, थॉमसन और थर्स्टन, ये 4 हमने देखी हैं थ्योरीज, एंड द अदर वंस आर बेस्ड ऑन आइसोलेटिंग फैक्टर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग सेवरल इंटेलिजेंस टेस्ट ओवर अ लार्ज सैंपल। कि इन सब की जो थ्योरी थी वो एक्चुअली आइसोलेटिंग फैक्टर्स मतलब अलग अलग मेंटल एबिलिटीज की बात करती है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेस्ट लिए थे लोगों के ऊपर और बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की वो बताई थी। कोई बोला था, जैसे स्पीयरमैन ने बोला स्पेसिफिक अलग होती है, जनरल अलग अलग होती है, और थर्स्टन ने बोला कि 7 होती हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग फैक्टर्स की बात करते हैं। Now they did not take into account how an input, example a test item, is received and processed and how a cognitive recognition reorganization take place prior to giving a response. अब इनकी थ्योरी में कमी क्या थी, इन्होंने इस चीज को नहीं ध्यान दिया कि जब आप किसी को टेस्ट आइटम देते हो, टेस्ट देते हो किसी को करने के लिए, तो वो किस तरीके से उसको परसीव करता है, उसको कैसे अपने माइंड में उसको प्रोसेस करता है, कैसे कॉग्निटिव रीऑर्गेनाइजेशन होती है कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन की। मतलब कोई अगर रिस्पॉन्स देता है किसी टेस्ट का, तो रिस्पॉन्स देने से पहले क्या क्या चीजें होती है वो क्यों नहीं देखी गई, सिर्फ रिस्पॉन्स देने के बाद के बारे में क्यों बात हो रही है। क्योंकि इंटेलिजेंस तो पहले की भी जो जितने प्रोसेस होंगे, तैयारी करने वाले प्रोसेस, अपने आप को रेडी करने वाले प्रोसेस, तो वो सब भी तो उसी इंटेलिजेंस में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हमने ऊपर थ्योरीज पढ़ी, ये सारी रिस्पांस देने के बाद एनालाइज कर रही है इंटेलिजेंस को, रिस्पांस देने से पहले कोई भी एनालाइज नहीं कर रहा है कि किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोसेस करी है, हमने कैसे उस क्वेश्चन को समझा, कैसे अपने आप को तैयार किया उस क्वेश्चन उसका आंसर देने के लिए, उन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जब ये पास थ्योरी आई थी दास, नेग्लेरी और कर्बी की 1994 में, इनकी थ्योरी थी मल्टी डायमेंशनल व्यू था इनकी थ्योरी का, एंड दे बोरोड फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी रिसर्च इन न्यूरोसाइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड ह्यूमन कॉग्निशन। इनकी थ्योरी में एक तो न्यूरोसाइकोलॉजी के बारे में बात की हुई है कि वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो हम परसीव करते हैं, कैसे हम स्टिमुलाई को रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में बात की है कि एक बार हम जैसे अपनी इंफॉर्मेशन को अंदर, एक बार जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर आप उसको कैसे प्रोसेस करोगे अपने माइंड में, इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करोगे। फिर ह्यूमन कॉग्निशन के बारे में कि हम किस तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं मेंटली इंटेलिजेंस टेस्ट देने के लिए, तो वो सारे प्रोसेसेस भी इसमें आ जाते हैं। तो ये इनका
पास थ्योरी का ये है डायग्राम। द थ्योरी हैज 4 कंपोनेंट्स। प्लानिंग, पास है PASS, तो उसमें आपका P से प्लानिंग, A से अटेंशन अराउजल अटेंशन, एंड देन S से साइमल्टेनियस एंड S से सक्सेसिव, PASS प्रोसेसिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा इसका, ये है पास थ्योरी का, जिसमें यहाँ इनपुट है सीरियल कंकरेंट और आउटपुट भी है सीरियल कंकरेंट। उसके बाद इनपुट आउटपुट के बाद ये ब्रेन स्टेम है जहाँ पे अराउजल और अटेंशन हो रहा है, मेमोरी, कंसेप्चुअल, परसेप्चुअल, और फिर यहाँ पे प्लानिंग चल रही है इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में, फ्रंटल साइड पे ब्रेन के। एंड देन मतलब इन्होंने देखो न्यूरो साइकोलॉजी का यूज कैसे किया, इन्होंने अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स की बात करी हुई है। ये ब्रेन स्टेम की बात कर रहे हैं जिसको मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं, ये फ्रंटल लोब की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, और ये यहाँ पे ऑसिपिटल, पेराइटल और टेम्पोरल लोब की बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया न्यूरोसाइकोलॉजी। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन एंटर कर रही है, किस तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी यूज हो गया। और उसके बाद इन्होंने पूरे कॉग्निशन की बात करी हुई है कि मेमोरी कैसे यूज होती है, परसेप्शन कैसे यूज होती है, तो इसमें इन्होंने इन तीनों चीजों को इंक्लूड किया हुआ है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इनकी थ्योरी का मतलब ये है कि जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम अटेंटिव हो जाते हैं। जैसे आपको क्लास में टेस्ट मिला, आप एकदम से अराउज हो जाते हो, अटेंटिव हो जाते हो, आपकी मेमोरी, आपके कॉन्सेप्ट, आपकी परसेप्शन, सारी चीजें काम करने लगती हैं। उसके बाद आप उसकी प्लानिंग करना शुरू कर देते हो, किस तरीके से आंसर लिखना है, किस तरीके से, उससे पहले भी जैसे एग्जाम का आपको पता चलता है तो आप अटेंटिव हो जाते हो क्लास में, आप सोचने लग जाते हो कैसे पढ़ेंगे, प्लानिंग करने लग जाते हो अपने माइंड में, तो वो सारी प्लानिंग होने लग जाती है। तो यहाँ पे अराउजल होती है, जैसे हमें कुछ पता चलता है फिर हम प्लान करना शुरू कर देते हैं। प्लानिंग में भी हमारे ये कॉग्निटिव प्रोसेसेस यूज होते हैं और जिसमें हमारा फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होता है। उसके बाद प्लानिंग के बाद साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन हमें जो रिसीव होती है वो साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन साइमल्टेनियस होती है, मतलब कुछ चीजें हमें साथ साथ लेके करनी होती है, और कुछ स्टेप बाय स्टेप करनी होती है। तो ये सिंपली है कि वो बात बता रहे हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस है हमें एक तो तैयार करती है आगे चीजों को हैंडल करने के लिए, प्लानिंग करने में हेल्प करती है, प्लस सारी इन्फॉर्मेशन को साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली समझने में हेल्प करती है, उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। ना कि इंग्लिश में कितना आता है उसको बोलेंगे या मैथ में कितना आता है उसको। तो मतलब ये उस तरीके से नए इंटेलिजेंस को ले रहे हैं कि हम अलग अलग फील्ड में कैसे करेंगे, क्योंकि उस केस में कई बार लोग बोलते हैं कि हम उसको टैलेंट भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि टैलेंट और इंटेलिजेंस में क्या सिमिलैरिटी, मतलब क्या फर्क है। टैलेंट मतलब आपकी स्पेसिफिक एरियाज में आप कितने अच्छे हो, वो टैलेंट है। इंटेलिजेंस मतलब आप ओवरऑल सब चीजें कैसे हैंडल कर लेते हो। तो अब अगर हम ऊपर वाली थ्योरीज की बात करें, स्पीयरमैन वगैरह की थ्योरी जो भी आपने पढ़ी, वो तो टैलेंट भी हो सकता है ना एक तरीके से। अगर हम मैथमेटिकल एबिलिटी में अच्छे हैं तो हमारा मैथमेटिकल में टैलेंट है, अगर हम वर्बल में अच्छे हैं तो उसमें टैलेंट है। तो इसलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैथमेटिकल, वर्बल वो सब मत करो, ये देखो कि टोटली कैसे हम लोग सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो पास्ट थ्योरी उस बारे में बात करती है, और इसकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।